कल बिहार लेडिन जगदेव बाबू का श्रद्धांजलि दिवस था और जब उनके कार्यकाल को देखा जाता है जो कि वो बहुजन की बात करते थे, 90% की बात करते थे। जो आज की सरकार है, जो भारत सरकार है, उसकी जो बॉडी है, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं उस पर आरोप लगती है कि वो फॉरवर्डों के लिए काम करी है। 10% आरक्षण भी दिया, जो जहाँ पे 90% की बात होती थी, जहाँ पे 10% को साइड रखा गया था, वहीं 10% में उन्हें आरक्षण भी दिया गया। और आपकी जो विपक्ष पार्टियां थीं वो कहीं ना कहीं नाकाम रह गई इस बात को भुनाने में कि आरक्षण का जो 10% दे रहा था उस फॉरवर्डों को क्यों दिया गया, उसके पीछे क्या कारण था। और दूसरी बात सर, जो विचारधारा जो बहुजन की बात करते थे, आज कहीं ना कहीं उन पार्टियों के साथ खड़े हैं। अगर खुलकर बात किया जाए तो मांझी साहब हैं, पासवान साहब हैं, जो अपने आप को बहुजन की पार्टी कहते हैं, और लेकिन जब देखा जाए उनकी राजनीतिक विचार तो कहीं न कहीं सत्ता के लिए अपनी जो एजेंडा है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसको तोड़कर सिर्फ कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। उनके लिए सर आप क्या बोलेंगे? इतिहास के हर दौर में जयचंद जैसे लोग पैदा होते रहे, जो आक्रांताओं के खिलाफ, शोषकों के खिलाफ जो लड़ाई रही है, तो घर के भेदिया लोगों की जमात हमेशा रही है और आज की तारीख में भी बिचौलियों की कमी नहीं है। तो मैं ये कहना यही चाहूँगा कि इस तरह के लोग जो हैं वे एक तरह से समाज के दलित, पिछड़े, अन्य हिस्सों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। साफ तौर से आरएसएस और उसके नेता मोहन भागवत ने एक समय कहा कि आरक्षण को बेमतलब बना दिया जाएगा, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो आरक्षित कोटे की सीटें हैं उनका कट ऑफ ऊपर रहता है और जनरल सीटों का कट ऑफ नीचे रहता है। तो आरक्षण को बेमतलब बनाने की ही एक कोशिशें हैं, साजिशें हैं, और वो उसको ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन अब ये नेता हैं कि सत्ता से इनको चिपके रहना इनकी मजबूरी है, या ये अपने निजी लाभ लोभ के लिए हैं राजनीति में, और समाज को अपने पक्ष में गुमराह करते रहते हैं। सर वहीं अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि उनकी जो क्या बोलते हैं हत्या, या जिन्हें मारा गया था बिहार लेनिन को, उस समय सरकार दिल्ली में इंदिरा गांधी की थी। आज वहीं गांधी परिवार अपनी राजनीतिक विरासत के लिए गली गली घुस रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि उस समय मंडल बनाम कमंडल का एक राजनीतिक चल रहा था। उसी मंडल का एक बिल पास करने के लिए दिल्ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पेश किया गया, और फाड़ने वाला कोई नहीं बल्कि गांधी परिवार था। आज वही गांधी परिवार फिर से दलित, शोषण और वंचित की बात कर रहे हैं, रोड पे अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। जब सत्ता में राजनीतिक पार्टी आती है तो कहीं ना कहीं भूल जाती है कि आज मुझे क्या करना है। जैसी सत्ता से बाहर जाती है, अपनी जमीन तलाशने के लिए कहीं ना कहीं दलित, शोषण और वंचित की बात करती है। इस पर सर आपका क्या राय है सर इस वाकया पे? हम इस सवाल पर सजग हैं, बिल्कुल जागरूक हैं, और आप यह देखें कि आज की तारीख में वर्चस्वशाली समूहों का, जमींदारी प्रथा का, कॉरपोरेट राज का समर्थन कौन सी पार्टी कर रही है, कौन धारा कर रही है, और आज की तारीख में आरएसएस और बीजेपी इस धारा का नेतृत्व कर रही है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो लोग पहले कांग्रेस को अपना नेता और अगुआ मानते थे, वे सारे के सारे लोग अभी भाजपा में संगठित हो चुके हैं। तो मूल सवाल ये है कि शोषणकारी ताकतों की आज की राजनीति क्या है और उनके खिलाफ लड़ने वाली ताकतें कौन सी हैं। तो उसमें शिनाख्त करेंगे तो आज की कांग्रेस कहाँ खड़ी है, आज के सोशलिस्ट पार्टियां कहाँ खड़ी हैं, आज के कम्युनिस्ट कहाँ खड़े हैं। और इस लिहाज से तब ये दो गठबंधन, दो विचारधाराओं की लड़ाई में धीरे धीरे तब्दील हो गया है। एक तरफ हेगडेवार और गोलवरकर हैं, तो दूसरी तरफ गांधी और भगत सिंह हैं, राम मनोहर लोहिया हैं। तो इस तरह से इतिहास के कई अतीत के लड़ाइयाँ भी फिर से उजागर हो गई हैं। हमने आज़ादी की लड़ाई में ये समझा था कि अब जमींदारी उन्मूलन हो गया, नए कानून बन गए, भूमि सुधार कानून लागू हो गया, देश में अब धीरे धीरे सामाजिक न्याय समाज के गरीबों, वंचितों तक पहुँचेगा। लेकिन हमने देखा कि अभी वो लड़ाई अधूरी है। मोदी जी भी कहते हैं कि आज़ादी अधूरी है, तो असल उनके कहने का मतलब दूसरा है।
उनके कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद यहाँ जो अमीर थे, जिनकी लालच थी कि अब हमारे सर पर अंग्रेज नहीं रहे, अब हम खुल करके लूटें, ऐसी ताकतों को पूर्ण आज़ादी मिलनी चाहिए। कोई नियम कानून नहीं चाहिए। मोदी जी खुलेआम कहते हैं कि इतने कानूनों को हमने फड़वा दिया। किन कानूनों को फड़वाया आपने? क्या गांधी की हत्या की साजिश पर जो किताब थी या पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था कॉन्स्पिरेसी केस का, वो भी फड़वा दिया? तो देश में ये सवाल है कि आज कुछ लोग हैं जिनको जो शुरू में भी संविधान के तहत संविधान सम्मत आचरण करना होगा। ये जो बात आई, लिंग, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा, भारत को जोड़ने का फॉर्मूला जो निकला, तो ये भी नहीं मान्य है कुछ लोगों को। वे मनमाना राज चाहते हैं, मनमाना लूट की छूट चाहते हैं। और मोदी जी इस मामले में अकेले नहीं हैं, उनके साथ देश में एक जमातें हैं जो फिर से जमींदारियों को वापस करने का सपना देखते हैं। राजा का बेटा राजा नहीं होगा, ये हमारे संविधान ने साफ किया कि अब शासन का चुनाव जनता के प्रतिनिधि करेंगे, एक एक वोट के जरिए प्रतिनिधि चुने जाएंगे, ये व्यवस्था दी गई। अब जमींदार का बेटा जमींदार नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, ये बात 47 में तय हो गई, संविधान बनने के बाद तय हो गई। लेकिन फिर से इसको उलटने की एक कोशिश और एक साजिश चल रही है। तो यही मूल बात है कि आज की लड़ाई में ये दो धुरी कौन सी है, और एक धुरी साफ तौर से आप देखेंगे, एक धुरी बीजेपी की है और दूसरी धुरी उसके खिलाफ हम लोगों की है। और इसी के आधार पर ध्रुवीकरण भी समाज में होते रहता है। जो लोग प्रगतिशील सोच के हैं, समाजवादी सोच के हैं, वामपंथी सोच के हैं, यहाँ तक कि गांधी और नेहरू के सोच के हैं, वे लोग इस पोल पर ध्रुवीकृत होते हैं। और जो लोग हेगडेवार और गोलवरकर के सोच वाले हैं, वे लोग उनकी धुरी पर गोलबंद होते हैं। यही लड़ाई आज की तारीख में। ऐसा कुछ राजनीतिक में जो बैठे लोग हैं, जो बॉडी में बैठे लोग हैं, दिल्ली पार्लियामेंट में जो बैठे हैं, जो भारत की भविष्य देखते हैं, लेकिन उनकी राजनीति कोई विचारधारा नहीं होती है। सत्ता जैसे ही चेंज होता है, कुर्सियाँ चेंज होती है। सर ने भी इस बात को माना है कि जो कांग्रेस में थे आज भाजपा में है, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाजपा में से कांग्रेस में आएंगे। तो ऐसे लोगों को एक चिन्हित करना चाहिए, आम जो हम जैसे लोग हैं उन्हें चिन्हित करके उन्हें कहीं ना कहीं समाज से हटाना चाहिए, उन्हें चांस नहीं देना चाहिए ऐसे नेताओं को। सर, अभी विपक्ष ने बहुत जोरदार, अभी 2025 में चुनाव होने वाला है, विपक्ष का एक ही मुद्दा है कि वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी छोड़। क्या ये डायलॉग सच में जनता तक पहुंच रही है? मैं जब कुछ वीडियो देख रहा था, वायरल वीडियो देख रहा था, उसमें श्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का बड़ा बेटा है, उस पर उनका एक टिप्पणी आया। उन्होंने कहा कि ये तो पूरी तरह से मूर्खता की जा रही है, किसी का वोट नहीं कट रहा है, किसी का नाम नहीं कट रहा है। विपक्ष के पास और कोई मुद्दा होना चाहिए था, जोरदार मुद्दा होना चाहिए था। क्या इस मुद्दे से आप जमीन पर जाएंगे और लोगों को आप कन्विंस कर पाएंगे? वोट का अधिकार लोकतंत्र का बुनियादी अधिकार, लोकतंत्र है तो इसी बात से। मैंने कहा आपसे कि आज़ादी के बाद फर्क क्या हुआ, केवल अंग्रेज नहीं गए, यह बात भी तय हुआ कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा। अब जनता प्रतिनिधि चुनेगी अपने एक एक वोट के जरिए, और इस देश का कोई नागरिक जो बालिग हो गया हो, 21 साल उस समय उम्र थी, बाद में 18 साल हुआ, 21 साल की उम्र पा लिया हो, बालिग हो गया हो, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भाषा को बोलने वाला हो, महिला हो या पुरुष हो, उसको एक वोट देने का अधिकार है। उसके जरिए प्रतिनिधि चुने जाएंगे, और जिस दल के जो प्रतिनिधि होंगे, जिस दल का राज्य में बहुमत होगा, उसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा और केंद्र में प्रधानमंत्री होगा, और उसी की सरकार का शासन चलेगा। तो शासन की एक नई व्यवस्था बनी, इसीलिए मालिक बनाया गया जनता को कि उसके वोट से ही प्रतिनिधि निकलेंगे, वही प्रतिनिधि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना है वोट बदलने के जरिए। असल में जनता के मत में हस्तक्षेप करना है, तो इसलिए ये बहुत मौलिक सवाल है। और वोट चोरी, पहले भी बूथ कब्जा गरीबों का किया जाता था, तो बूथ कब्जा से लेकर के वोट चोरी और अब चुनाव चोरी तक चीज़ें बढ़ गई हैं। तो बिहार तो लोकतंत्र की जननी रहा है, और बिहार से ये लड़ाई छिड़ी है
इसलिए यह लड़ाई आगे चलेगी। अब कुछ लोग नादान हैं जिनको ये बात अभी समझ में नहीं आती है, तो उनको समझाना है कि आप समझ जाइए समय रहते। लेकिन यह बहुत मौलिक सवाल है और मौलिक लड़ाई है, इसलिए कोई एजेंडा नहीं बचा है, भटका है। हम लोग देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए संकल्पित हैं, समर्पित हैं, इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। सर ने जैसा कहा कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बन सकता है, लेकिन आप बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यही मिलेगा कि राजा का ही बेटा राजा बन रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सर एक पार्टी के साथ अलायंस में है, इनके साथ आरजेडी अलायंस में है, और आरजेडी पे काफ़ी बार आरोप यही लगा है कि एक कहीं ना कहीं फैमिली विशेष व्यक्ति की बन गई है। अगर देखा जाए पार्टी का अध्यक्ष भी श्री लालू प्रसाद यादव और आने वाले मुख्यमंत्री उनके बेटे होंगे। क्या यादव पे ही राजनीति करना है, तो कोई ऐसा यादव नहीं है जिनको पार्टी का दिया जाए? सर चूंकि आप अलायंस में, आप आरजेडी से है नहीं, लेकिन फिर भी मैं सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि क्या इस पर सुधार होना चाहिए? क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, आज आम जनता कहीं ना कहीं विपक्ष को देखकर ये जानना चाहती है कि भाई ये क्या हो रहा है, राजा का बेटा ही तो इनडायरेक्टली राजा बनाया जा रहा है फिर से। राजा का बेटा को राजा नहीं बनाया जा रहा है। मान लीजिए कि हैं तो बड़े बेटे तो तेज प्रताप है, तो कहाँ बिहार की जनता ने उनको नेता मान लिया? बड़के बेटा न राज करता था जी, राजगद्दी पर बैठता था। तो यहाँ तो जनता के जरिए एक्सेप्ट करने की बात है। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई उस परिवार से है तो उसको राजनीति करने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। वो तो जनता से घूम घूम करके जनादेश मांग रहा है, यही तो खूबी है। और यह बात बनी रहनी चाहिए, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तेजस्वी या हम लोग, कि जनता का यह अधिकार उसके हाथ में रहे कि उसके टोली पर आकर के बड़े से बड़े नेता सलामी बजावें, उसका मालिकाना यह सुरक्षित रहे। और जनता अगर यह स्वीकार करती है तो जनता के जरिए स्वीकार किया जाना है। यह थोड़े लालू यादव ने मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया और लोगों ने मान लिया, ऐसा तो है नहीं। सवाल को थोड़ा सा घुमाते हैं इस सवाल को। सवाल ऐसा नहीं था मेरा, इनडायरेक्टली सवाल यह था कि क्या कहीं आपकी पार्टी जो आपके साथ अलायंस में है वो व्यक्ति विशेष पर रह गई है? क्या उस पार्टी के स्ट्रक्चर्स को चेंज करने की ज़रूरत है? दोस्तों सवाल यही आती है, अगर आप आम ज़मीन पर जाएँ, लोगों से पूछें तो सिंपल सवाल आती है कि भाई एक ही पार्टी के एक ही घर के लोग को वोट कैसे दें? यही साथ इनके अलायंस एक और भी है, कांग्रेस के साथ भी यही आरोप लगता है। तो इस आरोप को खंडित करने के लिए और जनाधार लेने के लिए किस बात को लेकर जनता के पास जाना चाहिए, जिनके जनता इस सवाल से कहीं दूर जाए? जहाँ तक हमारा सवाल है तो एक उदाहरण हम देना चाहेंगे। अगियाँव सीट पर मनोज मंजिल हमारे विधायक जीते थे। दलित घर के गरीब परिवार के बेटा थे, जनता ने उनको हाथ पर लिया था, CPI-ML के कैंडिडेट थे और उस समय तो अलायंस भी नहीं था, फिर भी वो जीते थे। उनको एक फर्जी मुकदमे में फंसा करके सज़ा दिलवा करके और 24 घंटे भी समय नहीं लिया गया, बिहार विधानसभा से उनकी सदस्यता को खारिज कर दिया गया। आज ढेर सारे विधायक जो राजद से, कांग्रेस से दल बदल करके भाजपा में गए, तो दल बदल कानून लगा करके तो उनकी भी विधायक सदस्यता खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन जो भी हो, अज्ञाओं पर फिर हमने अपने एक छात्र नेता को खड़ा किया और वहाँ से दूसरे प्रत्याशी के बतौर हमारे वो जीते। तो वो कोई परिवार का मामला नहीं था, हमने युवा पीढ़ी को मौका दिया, छात्रों को मौका दिया और फिर से क्या नाम है जी उनका, शिव प्रकाश रंजन जी आज हमारे माननीय विधायक हैं अज्ञाओं से। तो हमने देश के सामने ये उदाहरण पेश किया कि हमारे यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं है और हम अगली पीढ़ी को, यहाँ बेटा बेटी का मामला नहीं है, अगली पीढ़ी को हमने मौका दिया। आइशा से उसके प्रदेश अध्यक्ष को शिव प्रकाश रंजन जी को कैंडिडेट बनाया और फिर वहाँ की जनता को हम सैल्यूट करते हैं कि बिल्कुल उसने पॉलिटिकली लिया। उसने देखा कि गरीब के बेटा को विधानसभा की सदस्यता से जब हमने जिता दिया तो खारिज करवा दिया, तो फिर से गरीब के बेटा को चुन देना है। चलो इस मोर्चे पर भी लड़ाई लड़ी जाएगी, जितना बार हटाओगे उतना बार फिर से चुनेंगे। और वो चुना। चूँकि सर कहीं ना कहीं भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, तो सर से एक सवाल लिया जाएगा। अभी हाल ही में भारत को घेरने की बहुत कोशिश की गई। अभी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का जो सेनापति था, सेना अध्यक्ष था, मुनीर नाम है उनका,
उन्होंने कहा कि मुस्लिम इज ऑलवेज बेटर देन हिंदू, और इस तरह के टिप्पणी देकर भारत में कुछ ही दिन बाद, मुश्किल से 4-5 दिन बाद भारत में निर्दोषों की हत्या की गई, धर्म पूछ कर उनको मारा गया। उसके बाद एक सिंदूर ऑपरेशन हुआ, इसके बाद ट्रम्प साहब आए। अभी भारत पर सर इसी वाक्यों को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लग गया है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष का हाथ है। जो ट्रम्प साहब हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को बार बार बोल रहे थे कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो समझौता है मैंने किया। जो मौजूदा सरकार है, जो भारत की सरकार है, मोदी सरकार है, उस बात से कहीं ना कहीं अपने आप को बताने की कोशिश नहीं कर रहा था, अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए कि उसे कहीं ना कहीं डर था कि अगर मैं ट्रम्प की आकर कुछ मजम्मत करता हूँ, मैं सरकार में हूँ, तो उसका खमियाजा भारत को भरना पड़ेगा। वैसा ही हुआ, विपक्ष ने काफ़ी जोरदार हमला किया, और विपक्ष ने डायरेक्टली उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आएँ संसद भवन में और आप इस बात का खंडन करें कि आप किसी के दबाव में, आप ट्रम्प के दबाव में इस समझौता, ऑपरेशन सिंदूर समझौता जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुई है, इसमें आपका रोल, इंटरनेशनल जो भी लीडर है उनका रोल नहीं है। और आकर कहना पड़ा, मोदी साहब ने आकर कहा कि कोई भी विदेशी ताकतें जो भी हैं, जो विदेशी पावर हैं, उन्होंने मुझे नहीं कहा था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में समझौता करने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भारत को भुगतना पड़ा 50% टैरिफ, जो कि आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठने को है। कहीं ना कहीं जो भारत का एक रीढ़ कहा जाता है आईटी इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं वो भी खतरे में दिख रहा है। जिस हालात से अमेरिका बार बार टिप्पणी भारत पे कर रहा है, आज हमारी स्थिति काफ़ी कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिकली जो हम अभी डेवलपमेंट कंट्री में थे, जो अभी धीरे धीरे विकास कर रहे थे, विकसित से आगे की ओर बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक ब्रेक लग गया। और इसका मैं श्रेय विपक्ष को दूँ या भारतीय राजनीति को दूँ, मैं नहीं समझता। मैं चाहूँगा कि सर इसके बारे में कुछ बताएं हमें। पार्लियामेंट में पहलगांव में जो 26 निर्दोष नागरिक मारे गए आतंकवादी हमलों में, उस पर पार्लियामेंट में इस बार बहस हुआ, उस पर हमने अपनी बातें रखी थी। उसी को मैं थोड़ा सा बढ़ा करके रिपीट करना चाहूँगा। और सबसे पहली बात तो ये कि उस हमले में जवाबदेही लेने से, जबकि केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर हो चुका है, पहले वो राज्य था, राज्य का स्टेटस ख़त्म करके उसको केंद्र शासित में बदला गया, तो इसकी जवाबदेही केंद्र को लेनी होगी। तो कितना भी भागेंगे हम उनको छोड़ेंगे नहीं कि आप जवाबदेही स्वीकार कीजिए कि आतंकवादी कहाँ से आए और कहाँ वो गायब हो गए। इतना देर तक ऑपरेशन उन्होंने किया हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, वहाँ कोई व्यवस्था क्यों नहीं थी, जबकि चप्पे चप्पे पर वहाँ मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस भरे हुए हैं। एक बात। दूसरी बात कि उस घटना के बहाने देश को आग में झोंक देने की कोशिश हुई, देश में गृह युद्ध छेड़ देने की कोशिश हुई। सर तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होना चाहिए था, मतलब और देश कुछ नेताओं के जरिए पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश हुई कि पूरे देश में आग लग जाए। लेकिन देश के विवेक ने, शांति भाईचारा के उसके मनोवृत्ति ने हिंदुस्तान को एकजुट रखा और ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया। वो मांगता रहा कि पहलगांव हमले की जवाबदेही निश्चित हो और सरकार इसकी जवाबदेही ले। एक बात तो पार्लियामेंट में हमने इस बात का श्रेय दो चीज़ों को दिया। एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो न्यू कॉमन सेंस की बात की थी, संविधान के आधार पर बने न्यू कॉमन सेंस की, वो कॉमन सेंस था कि हमारा संविधान नागरिकों के बीच में लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। ये जो कॉमन सेंस देश में पैदा हुआ था संविधान के आधार पर 70-75 साल में, तो इस कॉमन सेंस ने देश को आग में झोंकने से बचाया। और दूसरा, इस कॉमन सेंस के वाहक बने इंडिया गठबंधन के वो तमाम हजारों लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने इस शांति, भाईचारा और एकता को बना के रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको भी हमने देश के पार्लियामेंट से सैल्यूट किया था। तो ये दो कारण। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय कुछ मुद्दों पर। हमारे प्रवासी मजदूरों को हथकड़ी और बेड़ी पहना करके अमेरिका ने अमृतसर एयरपोर्ट पर भेज दिया। भारत सरकार ने एक शब्द नहीं कहा। पाकिस्तान पर हमला किया, युद्ध रोकने का
खुद ट्रंप ने ही बढ़ चढ़ करके दावा किया कि हमने युद्ध रुकवाया। एक बार नहीं, 24-25 बार ये कहा। भारत सरकार का न मजदूरों, प्रवासी मजदूरों के सवाल पर एक वक्तव्य आया और न इस पर वक्तव्य आया। फिर तीसरा जो उन्होंने किया टैरिफ लगाने का, इस पर भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो हमने तो पार्लियामेंट में ये कहा कि भारत का राष्ट्रवाद असल में साम्राज्यवाद के विरोध में खड़ा हुआ है। भारतीयता की भावना, भारतीय राष्ट्र का गठन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट के दौर में पैदा हुआ और खड़ा हुआ। आज ये एंटी इम्पीरियलिस्ट भावना को मौजूदा सरकार न लीड कर रही है बल्कि उसको और पीछे ढकेल रही है। वो सांप्रदायिक एजेंडा को प्रधान बनाना चाहती है और इसीलिए उसमें अमेरिका जो गलत नीति ले रहा है, भारत के साथ भेदभाव की नीति ले रहा है, तो उसमें हम कहीं भी उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। एक ज़माने में मार्शल टीटो, यासेर अराफात और हमारे राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरें देश में और दुनिया के घरों में टंगी हुई दिखाई देती थी। आज क्या हो गया? हम चुपके से फिलिस्तीन के पक्षधर होते हुए धीरे धीरे इजराइल के पक्षधर कैसे हो गए? ये रणनीतिक बदलाव कैसे हुआ? तो जब दुनिया में कहीं बच्चों की, नागरिकों की बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं, आप उनके सपोर्ट में नहीं खड़ा होते हैं, उसके खिलाफ नहीं खड़ा होते हैं, तो ये संदेश जाता है कि आप उत्पीड़ित राष्ट्रों के पक्ष में खड़े नहीं हैं। तो संकट के समय हमारे पक्ष में भी कोई नहीं खड़ा होता है और दुनिया में हम अकेले पाए जाते हैं इस लड़ाई में। मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी की विदेश नीति एक बिल्कुल दिशाहीन विदेश नीति है। कल जिस चीन को गलियाते रहते थे, आज वहाँ जाना पड़ा। आज संघाई एकता सम्मेलन में जाना पड़ा, उस संघ में शामिल होना पड़ा, उसके सम्मेलन में भाग लेना पड़ा। लेकिन ये तब हुआ जब अमेरिका ने बंदर घुड़की दिखाई, हम टैरिफ बढ़ा देंगे, हम तेल लेने पर रोक लगा देंगे। तो धमकियों से भारत को झुकने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने पार्लियामेंट में भी कहा कि हम इतना भर अनाज उपजाते हैं कि उसको खाने लायक हमारे पास पेट हैं। हम इतना कपास उपजाते हैं कि उसको पहनने लायक हमारे पास देह है। तो ज़रूर दुनिया के देशों के साथ व्यापार होना चाहिए, लेकिन कोई अफरा तफरी की ज़रूरत नहीं है। एक अपनी सोच समझ के आधार पर दुनिया के किन देशों से हम रिश्ता करेंगे, नहीं करेंगे, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए। और भारत जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुरू से एक हिस्सा रहा है, तो मैं तो समझता हूं कि अब भी उसी नीति को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कोई पक्ष में उसको झुकने डटने की ज़रूरत नहीं है। जो आज की विदेश नीति है, अगर नेहरू की विदेश नीति देखा जाए तो सर ने कहा गुट निरपेक्ष। आज की नीति गुट निरपेक्ष की नहीं है। हम सबके साथ रहना चाहते हैं या तो हम किसी साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो हालिया में सर ने जैसा कहा कि कोई भी कंट्री इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये सत्य है कि कोई भी कंट्री हमारे पक्ष में नहीं बोला सिवाय इजराइल का कमिटमेंट आया था। सर ने फिलिस्तीन का नाम लिया और सर ने कहा कि इंडिया को भी फिलिस्तीन के लेकर आवाज़ उठाना चाहिए। वहाँ पे मानवता, इंसानियत जो भी है उसके हक में हमें आवाज़ उठाना चाहिए एज अ कंट्री। जब भारत में जब भी कभी आती है, मैं व्यक्तिगत रूप से उस कंट्री को भी देखा हूँ, उनके विदेश मंत्री का बयान देखा हूँ, कभी भारत का उन्होंने पक्ष नहीं लिया। जब भी पक्ष लिया उन्होंने पाकिस्तान का पक्ष लिया। वहीं हम इजराइल का बार बार शिकायत करते हैं। इजराइल का हमेशा हम कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं कि वो धर्म के नाम पे लोगों की हत्या कर रहा है। लेकिन अगर एक एज ए इंडियन मैं जब भी देखता हूँ इजराइल को, तो भारत जब भी विपदा में खड़ी रही है, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे सरकार कांग्रेस की हो, कहीं ना कहीं इजराइल हमें सपोर्ट किया है। तो इस नाते क्या सर हमें अपना विदेश नीति में भी कुछ बदलाव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, बट जब भी मेरी ज़रूरत आ रही है आप कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, मुझे नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। इस आधार पे मुझे क्या करना होगा एज ए कंट्री, मुझे क्या जवाब देना होगा? भारत को न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए और इस मामले में इजराइल का उदाहरण, इजराइल क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वार में जब हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों का सफाया किया, तो ये भागे हुए यहूदियों को शरण दिया गया फिलिस्तीन की धरती पर, ज़मीन पर। वही इजराइल है। और इजराइल धीरे धीरे अब कहने लगा कि उस देश में फिलिस्तीनियों की ही जगह नहीं है, गाजा में उनकी जगह नहीं है। तो इसको मान लेने का मतलब ये है कि जिस ज़मीन पर आप खड़े हैं उस ज़मीन से आप बेदखल हो जाइए।
ये कहना छोड़ दीजिए कि हमारे बाप दादों की ज़मीन है, ये कहना छोड़ दीजिए कि हमारा देश है। तो एक देश के अंदर तो इस नीति को भारत कैसे मान सकता है? ये नहीं मानना चाहिए। फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होना, एक न्याय के पक्ष में खड़ा होना, न्यायपूर्ण मांग के पक्ष में खड़ा होना। और दूसरी बात, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बड़े पूंजीवादी राष्ट्रों ने जो युद्ध के भी नियम बनाए थे कुछ, अगर रेड क्रॉस की गाड़ी जाएगी तो उस पर बम नहीं गिराना है, राशन पहुंचाने वाली गाड़ी जाएगी तो उस पर बम नहीं गिराना है, जो गिरफ्तार कर लिए जाएं, युद्धबंदी हो जाए, उनके साथ एक बढ़िया व्यवहार करना है, उनको खाना पीना देना है। तो तमाम युद्ध में, कठोर से कठोर युद्ध में ये नियम पालन किए गए। लेकिन इजराइल में तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी गई, हॉस्पिटल पर बम गिराए गए, बच्चों को खाना का पैकेट लेते समय और एक दो नहीं 40-40 हजार बच्चे मार दिए। ये कौन तरीका है भाई? युद्ध बंदियों के लिए जो भूख प्यास से तड़प रहे हैं लोग, उनके लिए पानी लाया जा रहा है, राशन लाया जा रहा है, उसको बम से मार करके तबाह कर दिया गया। तो युद्ध के बनाए नियमों को ही इन लोगों ने तोड़ दिया, अमेरिका ने तोड़ दिया, इजराइल ने तोड़ दिया। और इसीलिए हम कह रहे हैं, हमने एक किताब लिखा था आपको, फ्रांसिस फुकुयामा ने, बहुत दार्शनिक किताब है, द एंड ऑफ हिस्ट्री, माने पूंजीवाद ही इतिहास का अंत है। अब जो समाजवाद और मार्क्सवाद जो नई परिकल्पना कम्युनिज्म की सोचता है कि मानवता का अंत इस रूप में होना चाहिए, तो पूंजीवाद ही अंतिम सत्य है, ये मान लेना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि फुकुयामा साहब, इतिहास का यह अंत हमको मंजूर नहीं है। जो पूंजीवाद ने हरकत किया है, जो साम्राज्यवाद ने हरकत की है गाजा में, वो इतिहास का अंत हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। मानवता हमेशा एक सुखी जीवन का, एक समतामूलक दुनिया का सपना देखेगी, एक शांतिमय और बिल्कुल भाईचारगी वाली दुनिया का सपना देखेगी। इस सपना को हम अन्य माध्यमों से पूरा करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा लक्ष्य होगा, यही मानवता का लक्ष्य होगा। यह सपना हम देखना नहीं छोड़ेंगे। और सर, भारत को किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए? ट्रम्प जैसे लोग आते हैं और हमें कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट पे ब्रेक लगाते हैं, उससे बचने के लिए हमारे पास क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए कि ऐसा भविष्य में हम किसी एक पे डिपेंडेंट ना रहें? आज आईटी इंडस्ट्री, जो कि मैंने दोबारा इस वर्ड को यूज कर रहा हूँ, भारत का एक बहुत बड़ा रीढ़ है आईटी इंडस्ट्री। अगर ये आईटी इंडस्ट्री चौपट हो जाए तो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छी खासी चैलेंजिंग मिलेगी। हमारे साथ चैलेंज यह है कि हम आईटी इंडस्ट्री में सिर्फ इंग्लिश बोलना जानते हैं, क्योंकि और अगर इंग्लिश में जितनी भी कंपनियां हैं और अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, अगर आपको अमेरिकन बेस्ड कंपनी रोक देती है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमें चाइनीज आती नहीं है, हमें जापानी आती नहीं है, तो क्या हमें सीखना चाहिए सर ऐसे चीज़ों के लिए? क्या अपने यंगस्टरों को क्या सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे? पॉलिटिकल से हटकर है, मतलब यंगस्टरों को सिखाने के लिए जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी धड़कन तेज है कि आज जॉब जाए कि कल जॉब जाए, क्योंकि जो भी कंपनियाँ हैं, जो भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, वो अमेरिका से ही बिलोंग करती हैं। पहली बात तो ये है, मैंने आपसे कहा, एक तो थोड़ा सा शॉर्ट आप भी करेंगे कि भारत दुनिया के कुछ ऐसी चीज़ों का उत्पादन करता है जो दुनिया के बहुत देशों में नहीं होता है। भोजन, वस्त्र, आवास, ये जो मानव जाति की मौलिक आवश्यकताएं हैं, तो ये तीनों हमारे पास हैं। भोजन के लिए पर्याप्त कृषि भूमि है, वस्त्र के लिए कपास उत्पादन के पर्याप्त साधन है, और हमारे पास ज़मीन भी इतनी है कि हम अपने लोगों के लिए वास की व्यवस्था करें। तो इसलिए यहाँ पर खड़ा होकर के और विकास की तरफ बढ़ने की बात का सपना हमको अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहिए। और अमेरिकी मॉडल पर भारत बहुत दूर आगे नहीं जा सकता। हम दुनिया की आज की तारीख में सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। अमेरिका एक ऐसी अर्थव्यवस्था रहा है, इंपीरियलिज्म की व्यवस्था रहा है, जिसके पास दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों में जो उनकी कंपनियां बिजनेस करती हैं, उसका एक बड़ा लूट का माल उनके पास आता है। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस पर खड़ी है और वे तब अपने नागरिकों को कुछ दे पाते हैं। हमारे पास ऐसी लूट की संपत्ति दुनिया से भी बहुत नहीं है।
हमको अपने अंदर से ही इसको अर्जित करना है, इसको विकसित करना है, डेवलप करना है। तो पहली बात तो ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो कुछ बुनियादी शर्तें हैं हमारे पास, इसी को बेस बना करके बाकी व्यापार के तमाम चीज़ों के रास्ते बने। अभी आपको ये जो ट्रेड वार चला उसमें मैं एक इकोनॉमिक क्लास में थे, WTO के एक बड़े सिद्धांतकार विद्वान आए थे, तो हमने उनसे पूछा कि क्या हम बंद गली में फंस गए हैं? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चूँकि पदाधिकारी रहे हैं, IAS रहे हैं, कि नहीं, बंद गली में नहीं फंस रहे हैं, हम रास्ते की तलाश कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो लग रहा है यही कि भारत की अर्थव्यवस्था बंद गली में फंस गई और मोदी जी अब उस बंद गली से इसको निकाल नहीं सकते। जो अमेरिकी मॉडल ने लिया था वो आके फंस गया और इसीलिए आज हमारे नेता कभी रूस में कभी चीन में विकल्प तलाशने की। तो ज़रूर IT क्षेत्र को हमें बहुत नाज है इस बात का कि हमारे विद्वान मेधावी लड़के छात्र छात्राएँ हैं और वे आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। अमेरिका में भी एक बार राष्ट्रपति ओबामा ने कहा था कि अमेरिका को अगर खतरा है तो भारतीय और चीनी लड़के लड़कियों से खतरा है। वे बहुत टैलेंटेड होते हैं और वे कंपटीशन में हमारे अमेरिकियों को पीछे छोड़ देंगे। खतरा इसी बात है। तो ये अमेरिकन राष्ट्रपति कह चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें इस मेधा को यूटिलाइज करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए और इसको आगे बढ़ा करके भारत के व्यापार के मामले में, अन्य मामलों में भी आगे। अब तक हम देश विदेश की बातें कर रहे थे, अब आते हैं हम काराकाट के जो मुख्य बात है सबसे पूछना चाहेंगे। सर, डेयरी में पुल जो डेयरी ओनसन ब्रिज है सर, आज भी जनता कहीं ना कहीं उससे काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। वो कब तक निर्माण, वो जो फिक्स जो प्रॉब्लम इशू है जो हमें गिरा गया है, वहाँ से गाड़ी पार नहीं हुई है, उसे कब तक फिक्स किया जाएगा सर? कोई रेलवे से संबंधित इस क्षेत्र की तमाम मांगों को लेकर के हम रेल मंत्री से मिले थे, राज्य मंत्री से भी मिले, हाजीपुर GM से भी मिले और DRM से भी मिले। तो हमारी कहिए कि कागजी कार्रवाइयाँ सब जगह हो चुकी हैं। एक मांग रेल मिनिस्टर से मिले थे, उसी समय घोषणा हुई कि 8 करोड़ 80 लाख रुपया टिहरी में पाली रेलवे पुल जो टूटा हुआ है उसके लिए स्वीकृत हो चुका है और इसी सितंबर तक उसको पूरा हो जाना था। लेकिन यह बात सही है कि काम में बहुत ढिलाई है और इस पर मैंने पदाधिकारियों से बात की है कि आप उसको कब तक पूरा करके दे रहे हैं। GM को फ़ोन लगाया, उन्होंने तो नहीं उठाया, उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन DRM से बात हुई। फिर इस पर मेरी रेल उप राज्य मंत्री से राज्य मंत्री से और रेल मंत्री से मिलने की योजना है। आगे हम इसको एक्सप्लाइट करेंगे। यानी जो मांगे हैं, कुछ ट्रेनों के ठहराव हुए हैं हमारे अनुग्रह नारायण रोड पर, अकोढ़ा में, सलैया स्टेशन पर, डेहरी में और कई ट्रेनों के ठहराव की मांगे हैं। सबसे बड़ी बात जो थी उसको हमने उठाया कि कोरोना काल से पहले जिन ट्रेनों का जहां स्टॉपेज था उसको फिर से बहाल किया जाए, चूँकि अब कोरोना काल नहीं है। तो ये अभी तक पूरा नहीं किया गया। तो ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है, प्रयास होंगे और चीज़ें होंगी। एक आम इंसान को जीने के लिए जो प्राकृतिक ने चीज़ें दी है, जैसे कि हमें शुद्ध हवा दिया है, पानी दिया है, और यही जब प्राकृतिक चीज़ों पे कुछ विपदा आ जाए तो कहीं ना कहीं इंसानियत खतरे में है। मैं बात करूंगा, जब मैं डेहरी से निकला, दरिहट से निकला, चूँकि मेरा घर दरिहट है, दरिहट से मैं निकला तो दाऊद नगर रोड पे चढ़ा, मैं दाऊद नगर ब्रिज पे चढ़ा, देखा कि बालू का पहाड़ है, ठीक है, बालू का पहाड़ है। इस बालू का पहाड़ को जो बालू निकाल रहे हैं, क्या ये सरकार द्वारा प्रमाणित है या इस पर क्या कहेंगे सर? अभी जो पानी का लेयर है हमारा, कहीं ना कहीं 5 साल पहले 25 फीट 40 फीट पे हमें बहुत अच्छा पानी मिल जाती थी। आज पानी का इतना बड़ा संकट हो गया कि आप पानी निकालिएगा तो गर्मी के दिन में तो पानी का बेहाल हो जा रहा है। उसमें भी पानी का जो शुद्धता है TDS से 300% है। इस बालू निकालने के कारण जो पानी में जो खराबी आ रही है, अभी तो ठीक है, अभी तो खराबी मिल रही है, अभी पानी मिल रहा है, लेकिन आने वाला जो भविष्य है हमारा 30-40 साल, जिस तरह से बालू निकाला जा रहा है सोन नदी से, आने वाला भविष्य हमारा कहीं ना कहीं अंधकार में है। इससे पहले सांसद थे महाबली सिंह, इन्होंने भी अपनी जोरदार आवाज़ रखी थी पार्लियामेंट में बालू के खिलाफ, लेकिन कोई ज़मीन पर कार्रवाई होती हुई नहीं दिखा। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मेरी जानकारी ना हो कि सरकार ने ही खुद कहा हो कि तुम सोन से बालू निकालो और पहाड़ बनाओ।
सर इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। आपने एक बड़े और गंभीर मुद्दे को उठाया है, इसमें आपकी जो चिंता है वो चिंता के साथ। अभी देखिए, और बड़े पैमाने पर अगर हम कहें तो जब तक खेती किसानों के हाथ में थी तो पर्याप्त भोजन की गारंटी रही, गुणवत्तापूर्ण भोजन की गारंटी रही, पर्यावरण की गारंटी रही। जब तक आदिवासियों के हाथ में जल जंगल जमीन का अधिकार रहा, तब तक साफ हवा, साफ पानी और बेहतर माटी की गारंटी रही। लेकिन जैसे जैसे कंपनी राज, कॉर्पोरेट राज की कोशिशें चल रही हैं, हम देख रहे हैं कि हवा, पानी सब पर संकट में रहा, धरती का तापमान बढ़ा। पिछले लोकसभा चुनावों के समय, पिछली गर्मियों में एक दिन में 62 लोग मर गए थे बिहार में, और हमने राष्ट्रीय मंचों पर यह सवाल उठाया कि अब कब चेतेंगे। पाकिस्तान की बाढ़ के समय कह रहे थे कि वो तो पाकिस्तान का, यूरोप की गर्मी के समय हम कह रहे थे कि वो यूरोप का नहीं। अब तो हिंदुस्तान के हृदय स्थल में बिहार में एक दिन में लू से 62 लोगों की मौत हुई। अब नहीं चेतेंगे तो कब चेतेंगे? ये सवाल हम उठा रहे हैं, इस पर लगातार आवाज़ दे रहे हैं, पार्लियामेंट के भीतर भी, बाहर भी। और आपने जो बालू निकासी से लेकर के जो जल स्तर नीचे चला जा रहा है, इसका जो प्रश्न उठाया, तो हमने रोहतास की दिशा की बैठकों में भी इस पर इशारा किया, इस पर शोध होने चाहिए, ऊपर लिखा जाना चाहिए कि पानी के लेयर से बालू निकासी के क्या संबंध है, क्या इसी वजह से वाटर टेबल नीचे जा रहा है? तो इस पर शोध होना चाहिए, और इसको हम कमेटी से ऊपर लिख सकते थे। तो इस पर चिंता है, और ग्रामीणों की चिंता के साथ हम हैं, और इस लेवल पर प्रयास करें। यही अपनी डिस्कशन को समाप्त करते हैं। और सर आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और थैंक यू व्यूअर्स। और हम इस कार्यक्रम को